सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो 2025 के बाद अब हम शुरू कर रहे हैं 2023 के क्वांटम मैकेनिक्स के जो सॉल्यूशंस है, और इसमें हम वही क्वेश्चंस करेंगे जो आपने ग्रुप में डाउट्स में बताए थे। तो इसके अलावा जो क्वेश्चन बच जाए जिसको ना आए वो ग्रुप में डाल दे, वहाँ पे डिस्कस हो जाएंगे आराम से, आपके उसका सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जैसे 39 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39 ये क्या बोल रहा है, आपको एक पोटेंशियल दे दिया और उस पोटेंशियल के इसके कोरस्पॉन्डिंग स्टेट दे दिया आपको, और उस स्टेट में एनर्जी पूछी है पार्टिकल की। तो अगर क्वेश्चन देखेंगे तो कुछ इस टाइप से है, द टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग इन पोटेंशियल दिस एंड इज ए स्टेट दिस, ये स्टेट इसकी है। तो फाइंड करनी है आपको एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो अगर यहाँ से देखेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से, इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो उसको आपको ज़्यादा इसमें श्रोडिंगर इक्वेशन वगैरह लगा के सोल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो बहुत लेंथी मेथड होगा। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है सिमिलर पोटेंशियल है किसके, 1D SHO के, 1D सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। बस यहाँ पे जो ये कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट वाला टर्म है ये जो है चेंज किया है, तो ये कैसे चेंज हुआ है उसको कंपेयर करके हम लिख सकते हैं। दूसरी एनर्जी फाइंड करनी है, तो ये समझना है पहले ये कौन सी स्टेट की एनर्जी है, 1D SHO। ये है तो 1D SHO, और ये 1D SHO की आइगन स्टेट है ये। तो इसमें कौन सी स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। तो इसको ध्यान से देखेंगे तो एक्सपोनेंशियल की पावर में x स्क्वायर का टर्म है, और इसके साथ कोई भी मल्टीप्लीकेशन फैक्टर नहीं है x का, कोई भी नहीं है। इसका मतलब ये ग्राउंड स्टेट है। क्या है, ग्राउंड स्टेट है। तो वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है 1D SHO की, मेन बात ये है। बस उसमें आपको पता है ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होती है, हाफ h कट ओमेगा। अब यहाँ पे बस यही है कि ओमेगा का टर्म कहीं नहीं दे रखा है, उसको आप रिप्लेस करना है। वो रिप्लेस कैसे करोगे, तो देखिए आप अगर देखो पोटेंशियल क्या होता था वहाँ पे, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये होता था 1D SHO का। और हमें क्या दिया गया, कंपेयर करो जरा, अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बस ये वाला जो पार्ट है इसको अल्फा स्क्वायर बोल दिया गया है। बस इससे कंपेयर करके ओमेगा की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। तो इसको यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा स्क्वायर को हाफ m ओमेगा स्क्वायर के इक्वल रखिए, और यहाँ से ओमेगा जो आपका आएगा 2 अल्फा स्क्वायर बटा m का अंडर रूट, यानी कि 2/m का अंडर रूट अल्फा। बस अब एनर्जी क्या है आपकी, हाफ h कट ओमेगा। बस इसमें ओमेगा की वैल्यू ये रख दीजिए, हाफ h कट, और ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 2/m और अल्फा। तो बस रूट 2, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो h कट अल्फा ऊपर डिवाइड में रूट 2, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, ये वाला क्वेश्चन जो सिमिलर सा ही क्वेश्चन है जो अभी हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था उसके, बस इसमें पोटेंशियल पूछ लिया, पहले एनर्जी पूछी थी पोटेंशियल देके। तो इस बार एक स्टेट दे रखी है हमें, टी टाइम पे कोई स्टेट है, ये 0 टाइम पे कुछ स्टेट होगी, उसके बाद टी टाइम पे इसमें जो चेंज आएगा स्टेट में वो टी टाइम पे लिखी हुई है, और पोटेंशियल पूछा हुआ है। तो इसका पहला जो जनरल मेथड है वो तो यही आपको समझ में आएगा कि टाइम डिपेंडेंट टर्म ये देखिए आपको स्टेट, तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लिखिए, उसमें ये सारे जो वैल्यूज वगैरह हैं उसके डेरिवेटिव वगैरह करके रखिए, और फिर आपको पोटेंशियल मिल जाएगा। वो तो एक तरीका है। दूसरा तरीका अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो पोटेंशियल से वो टाइम इंडिपेंडेंट टर्म्स है सारे। इसका मतलब ये 1D SHO का आपका स्टेशनरी स्टेट्स का ही आपका पोटेंशियल है, और स्टेशनरी स्टेट आपको दे रखी है ये स्टेशनरी स्टेट है, ये इसको हम t बराबर 0 टाइम पे लिख लेंगे, फिर वहां से हमें आइडिया लग जाएगा। तो देखिए इस स्टेट को अगर आप 0 टाइम पे लिखेंगे, 0 टाइम पे, तो क्या आएगी, a और e⁻k m x स्क्वायर स्क्वायर। तो इनिशियली ये थी ये स्टेट। तो और ध्यान से देखेंगे तो ये 1D SHO की ग्राउंड स्टेट ही है, ये 1D SHO की ग्राउंड स्टेट है। और आपको पता है 1D SHO का पोटेंशियल होता है वो हाफ m ओमेगा स्क्वायर होता है। लेकिन दिक्कत ये है यहाँ पे कि ये जो एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स है ये चेंज कर दिए गए हैं। तो अब ये कोफिशिएंट जो चेंज हुए हैं बस इसको आपको कंपेयर करके निकालना है। तो अगर आप हमारी तरीके से एक्सटेंडेड स्टेट जो हम लिखते हैं उससे कंपेयर करें तो a⁻m ओमेगा x स्क्वायर बाई 2h, ये लिखते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखते हैं। तो इन दोनों को कंपेयर कर दिए और फिर ओमेगा की वैल्यू निकालिए, बस सेम प्रोसेस। ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से देखिए, तो km कंपेयर करने से km बटा h कट स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, m ओमेगा बाई 2h कट के, ये आ गया। तो यहाँ से m से m कैंसिल हो जाएगा, एक ये कैंसिल हो जाएगा h कट, और एक मिनट रुकना जरा, h कट स्क्वायर है, नहीं h कट स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, h कट है, ये स्क्वायर नहीं h कट है। तो ये h कट का h कट पूरा कैंसिल हो गया। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई यहाँ से 2k, बस यही तो आपको करना था। अब आपको पता ही है अगर ऐसी स्टेट हो, ग्राउंड स्टेट ऑफ 1D SHO, तो उसका पोटेंशियल क्या होता है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, उससे कंपेयर करके और वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे ओमेगा की, हाफ m ओमेगा की जगह आ जाएगा 2k और इसका स्क्वायर और x का
स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 2m² x²। ये आपका पोटेंशियल आ गया। तो ये छोटी छोटी टेक्निक से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, पूरा जनरल मेथड से सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ की आपको पता चल गया, आपको यहाँ पे 1D SHO की तो ये ग्राउंड स्टेट है, तो उससे आप पोटेंशियल निकाल सकते हो। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, ये 1D बॉक्स का क्वेश्चन है और ये सिंपल क्वेश्चन अगर देखें तो सिंपल है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर आपको अच्छे से करनी आ गई तो आसान है। ये 1D बॉक्स का क्वेश्चन है, इसमें -a से +a 1D बॉक्स की लेंथ है, ये आपको पता है। और आपको प्रोबेबिलिटी पूछी है पार्टिकल की nth स्टेट में क्या प्रोबेबिलिटी होगी इस रीजन में पाए जाने की। तो 0 से a/n के बीच पार्टिकल होने की प्रोबेबिलिटी इसमें पूछी गई है। तो पहला तो आपको यहाँ से कन्फ्यूजन ये आएगा कि -a से जब +a पार्टिकल की बॉक्स की लेंथ होती है तो इसमें दो टाइप की स्टेट्स बनती है, एक साइन के टर्म्स में, एक कोस के टर्म्स में। अगर आपको ध्यान हो तो इसमें इस टाइप से बनती है इसकी आइगन फंक्शंस। एक तो आपका √2/2a होगा, 2a लेंथ है तो 1/√a बन जाएगी, 1/√a। और कोस πx/2 πn πx/2a ये वाली स्टेट आएगी। और दूसरी स्टेट सिमिलरली साइन n πx/2। ये कब लगती है, जब n की वैल्यू ओड होंगी तब ये वाली स्टेट यूज करेंगे, n की वैल्यू इवन होंगी। तो हमें तो क्वेश्चन में सीधा बोल दिया कि nth स्टेट में प्रोबेबिलिटी निकालो। तो अब nth स्टेट कौन सी माने हम, ओड वाली माने या इवन वाली माने? तो हमें दोनों के लिए चेक करना पड़ेगा, पहले ओड लेके फिर इवन लेके। तो जो वैल्यू आएगी वो दोनों की सेम आएगी तो हम उसको जनरली लास्ट में लिख देंगे कि ये प्रोबेबिलिटी होगी। तो अब इसको करेंगे कैसे? इसको अगर आपने जिसने हमारे वीडियो सारे देखे हैं या फिर जिसने जो परटर्बेशन थ्योरी का हमने वीडियो बनाया था जिसमें हमने मास्टर ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इन टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, जिसमें हमने टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी की प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी, वो वीडियो जिसने देखा तो उसको तो ये आसानी से कैलकुलेशन कर पाएगा, क्योंकि उसमें हमने दो इंटीग्रेशन बताई थी, आपको याद रख लेने हैं। वो कौन कौन से थे एक बार देख लें। हमने बताया था 2 sin² n πx/l। ये वाला इंटीग्रेशन जो है इसकी वैल्यू आती है x - l/2n π और sin 2n πx/l। ये आपको बोला था याद रखने के लिए, अगर ये याद रख लिया तो बहुत आसान हो जाती है आगे कैलकुलेशन। और सिमिलरली इसका कोस का भी हमने याद किया था, एक याद करना था, दूसरा तो बस माइनस का प्लस ही करना था। इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो x, अब ये जो माइनस उसको बस प्लस कर दीजिए, l/2n π, बाकी सब कुछ सेम, sin 2n πx/l। अब ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। कैसे? अब पहले हम इस स्टेट को ओड n को ओड लेके सॉरी इवन लेके स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी निकालना। तो मान लेते हैं इवन स्टेट में केस 1 इफ n इवन है, जो हमें nth स्टेट बोलिए, अगर वो इवन वैल्यूज की स्टेट है तो उनके लिए तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? तो प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका इसका स्क्वायर, इस वाले स्टेट का स्क्वायर, तो 1/a और साइन स्क्वायर n πx/l और dx। ऐसे तो निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, मोड साई स्क्वायर dx और 0 से a/n तक की लिमिट। अब मैं इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे ये वाला फॉर्मूला बनाना है, तो ये बन जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी अब यहाँ से देखें अगर, तो 1/2a, तो इसका जो इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट याद है x - l/। अब यहाँ से देखें, यहाँ पे l है, यहाँ पे हमारा l ना होके यहाँ पे क्या है हमारा 2a है। यहाँ पे देखें आप क्या है 2a है, ये रहा 2a। तो l की जगह आप क्या रिप्लेस कर देंगे? 2a रिप्लेस कर देंगे, तो ये आ गया 2a। और नीचे क्या है 2n π, ये तो ऐसे का ऐसा, और साइन 2n πx/2a, ये आ गया। जो जो वैल्यूज हमें रखनी थी वो हमने रखी है, और लिमिट 0 से a/n। अब 1/2a, अब अगर यहाँ से देखेंगे, अगर आप लिमिट रखेंगे, पहले रखेंगे x में, तो a/n रखेंगे तो x की जगह आ जाएगा a/n, 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर माइनस, इसमें a/n रखेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा। यहाँ पे जब a/n रखेंगे तो ये जो आएगा a/n π, और साइन a/n जब रखेंगे तो n π, x की जगह a/n, n से n कैंसिल, a से a कैंसिल, तो बचा क्या साइन पाई, और साइन पाई क्या होता है 0, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो गया। तो बचा क्या आपके पास, a से a कैंसिल, तो 1/2l। तो साइन वाली स्टेट्स हैं, उनमें जो प्रोबेबिलिटी आई वो 1/2n आई। अब केस सेकंड, अगर हम n को ओड वैल्यूज लें तो हमें जो स्टेट यूज़ करने वाली कोस वाली यूज़ करनी पड़ेगी। तो सेम इंटीग्रेशन बन के आएगा 1/2a, इस बार जो आएगा 2 कोस स्क्वायर वाला टर्म आएगा n πx/2a, और जो इंटीग्रेशन आएगा वो बिल्कुल सिमिलर बन के आएगा 1/2a
एक्स माइनस जो साइन वाला टर्म है वो आएगा यहाँ पे, और फिर 0 से a बाई एन तक लिमिट। तो ये वही साइन वाला टर्म है, तो a बाई एन रखेंगे तो ये फिर से 0 हो जाएगा लिमिट रखने पर, और यहाँ पे सिमिलरली वही 1/2 वैल्यू यहाँ पे भी आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि दोनों ही केस में जो प्रोबेबिलिटी है 1/2 आ रही है, तो जनरली बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1/2। ध्यान रखना इसका आंसर की जो बोर्ड ने आंसर की दी है उसमें 1/n दे रखा है, तो 1/n इसका आंसर नहीं हो सकता, इसका आंसर 1/2 ही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 46, ये क्वेश्चन है रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर से रिलेटेड, और उसका हमें निकालना है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। जो दो इसका जो भी इसको पूरा सोल्व करेंगे, यानी कि इसका पूरा डेरिवेशन तो बुक्स में आपको मिल ही जाएगा, लेकिन आपको पता है एग्जाम में वो पूरा डेराइव करना पॉसिबल तो है नहीं। तो एक तो तरीका ये, इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। दूसरा तरीका, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से एनालाइज करके भी ठीक कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए पता नहीं है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है क्या एक्सप्रेशन आएगा, तो ऑप्शन से भी आप इसको सही कर सकते हैं। वो देखिए कैसे। अगर इसमें आप दूसरा और चौथा ऑप्शन चेक करें, ये दूसरा ऑप्शन है इसका, ये ऑप्शन है इसके, तो इसमें देखिए 1 ये करके कुछ ऐसे लिखा हुआ है। तो डायमेंशन से अगर आप चेक करें, ऊपर साइन हाइपरबोलिक, इसकी तो कोई डायमेंशन होगी नहीं। यहाँ पे v0 स्क्वायर, ये ऊपर जो डायमेंशन है आपकी वो किसकी है, एनर्जी स्क्वायर की। नीचे देखेंगे तो एनर्जी की डायमेंशन है और एक रूट ऑफ एनर्जी की डायमेंशन है। तो यहाँ पे देखेंगे ऊपर एनर्जी का स्क्वायर है, नीचे एनर्जी की पावर 3/2 है। तो ये कैसे पॉसिबल हो गया? यहाँ पे डायमेंशन लेस क्वांटिटी के साथ आप कैसे किसी डायमेंशन की क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो? तो डायमेंशन से गलत हो गया। सिमिलरली ये भी डायमेंशन से गलत हो गया। तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए डायमेंशन से ही। तीसरा ऑप्शन देखिए आप, ये ट्रांसमिशन कोफिशिएंट दे रखा है v0 स्क्वायर, और ठीक है डायमेंशन सारे ठीक है इसमें। एक चीज़ देखिए आप, यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर है, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी कोई, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। v0 स्क्वायर की भी कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी। यहाँ पे जो एनर्जी वो दे रखी है आपकी E लेस देन v0 वाला पार्ट है, उसके लिए आपको फाइंड करना है। तो एनर्जी आपका, एक मिनट, इसमें जो ऑप्शन हैं उसमें ये लिखा हुआ है v0 माइनस ई, v0 माइनस ई है ऑप्शन में, v0 माइनस ई। तो अगर आप देखेंगे एनर्जी v0 से कम है, v0 बड़ा है, तो ये वाला आप जब घटाएंगे इसमें से तो ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगी, v0 बड़ा है तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये सारे कांस्टेंट पॉजिटिव। इसका मतलब ये वाला पूरा जो टर्म बनेगा एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और एक में से अगर कुछ पॉजिटिव घटाएंगे, एक में से कुछ पॉजिटिव घटाएंगे तो वो 0 पॉइंट कुछ बनेगा, मान लीजिए 0.5 बन गया। और जब एक से 0.5 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू पक्की बात है एक से तो बड़ी ही आएगी। 0 पॉइंट कुछ को एक से जब डिवाइड, एक को जब 0 पॉइंट कुछ से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू एक से बड़ी आएगी। तो अब आप बताइए ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कैसे एक से बड़ा हो सकता है? ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की तो मैक्सिमम वैल्यू एक हो सकती है, तो एक से बड़ा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो ये भी गलत ऑप्शन है। तो एकमात्र जो ऑप्शन सही बच गया वो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब ये ऐसे कर सकते हैं आप डायरेक्टली याद रखें, यहाँ से एक तो यहाँ पे प्लस आना चाहिए, ठीक है। दूसरा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर का टर्म आएगा और नीचे ई माइनस v0 माइनस ई का टर्म आएगा, v0 माइनस ई का टर्म आएगा। तो ये अब आप ध्यान रख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 59, ये आपका बोर्न अप्रोक्सीमेशन से रिलेटेड है। फिर से क्वेश्चन पिछले वीडियो में हमने किया था बोर्न अप्रोक्सीमेशन के 2 क्वेश्चन, एक और आ गया। तो बोर्न अप्रोक्सीमेशन से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस टॉपिक को अच्छे से आप पढ़ें। तो बोर्न अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन क्या है, आपको एक पोटेंशियल दे दिया और आपको डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन पूछा है और एक इंटीग्रेशन की वैल्यू दे दी आपको क्वेश्चन आसान बनाने के लिए। तो आपको पता है इसको कैसे सोल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में एक ट्रिक देखी थी, उसमें ये कहा था कि अगर पोटेंशियल की फॉर्म कुछ ऐसी हो, पोटेंशियल की फॉर्म कुछ ऐसी हो v0 r⁴n और e⁻⁻ br, तो r उसमें हमने कहा था कि n की वैल्यू अगर 0 और -1 में से कोई है तो हमारे पास एक ट्रिक थी उसको करने की। लेकिन यहाँ पे देखेंगे n की वैल्यू -2 है, यहाँ पे r की पावर 1/r² है, इसका मतलब n की वैल्यू -2 है। इसका मतलब ये वाला ट्रिक यहाँ पे यूज़ हम नहीं कर सकते, इसको स्टैंडर्ड मेथड से करना पड़ेगा। तो आसानी से हो जाएगा। देखिए कैसे, f थीटा, पहले f थीटा निकालते हैं, डायरेक्टली ये नहीं निकाल सकते, पहले f थीटा एम्पलीट्यूड निकालते हैं। तो -2μ/s², सिंपल है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। 0 से इनफाइनाइट r वी आर की वैल्यू r sin QR dr ये होता है, ये लिखिए पहले, अब वैल्यू रखिए -2μ/s², बिल्कुल सिंपल। 0 से इनफाइनाइट r की वैल्यू 1/r की वैल्यू अल्फा बाहर ले ले तो 1/r² और sin QR dr, तो एक r से एक r कैंसिल। यहाँ पे जो टर्म बना
यहाँ से अगर आप देखेंगे -2 म्यू अल्फा बाई एच का स्क्वायर क्यूब, 2-3 स्टेप लगने में हो गया ये। अब तो साइन क्यू आर बटा आर डी आर। अब देखेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू दे रखी है, बस ये क्यू अगर ना होता है यहाँ पे तो डायरेक्ट हम यूज कर सकते थे। तो एक काम करिए, क्यू आर को आप मान लीजिए कुछ टी, तो क्यू आर को टी मानेंगे तो क्यू डी आर को डी टी, ये रिप्लेस कीजिए इंटीग्रेशन में। तो जैसे ये रिप्लेस करेंगे तो -2 म्यू अल्फा बटा एच का स्क्वायर क्यूब और इंटीग्रेशन साइन क्यू आर की जगह रख दीजिए टी, तो साइन टी बनेगा, ठीक है। और आर की जगह क्या रखेंगे, टी बाई क्यू, आर की जगह रखेंगे टी बाई क्यू, और ये बाई क्यू है ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। और डी आर की जगह क्या रखेंगे, डी आर की जगह रखेंगे डी टी बाई क्यू, तो डी टी और डिवाइड बाई क्यू जो है वो बाहर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, बस ये 0 से इन्फिनिटी। तो ये एक क्यू से एक क्यू कैंसिल हो गया, बाहर क्या बचा -2 म्यू अल्फा बटा एच कट स्क्वायर क्यू। और ये इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, पाई/2 जो आपको दे रखी है क्वेश्चन में। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो -पाई/म्यू अल्फा बटा एच कट स्क्वायर क्यूब हो गया इसका आंसर। तो आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, ये पार्शियल वेव एनालिसिस से था, इससे पहले वाला क्वेश्चन बोर्न अप्रोक्सीमेशन का था। तो पार्शियल वेव एनालिसिस में हमें डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की वैल्यू पूछी गई है, और आपको ओनली एस वेव का कंट्रीब्यूशन लेना है, यानी L=0 जो है वही रखना है। तो आपको फॉर्मूला पता होगा पार्शियल वेव एनालिसिस में एफ थीटा का, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का पहले ये होता है 1/k और 2l+1 और साइन डेल्टा एल और e टू पावर आयोटा डेल्टा एल और पी एल कोस थीटा, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। यहाँ पे l=0 ही ओनली यूज करना है, तो वैल्यू क्या आएगी 1/k, तो l=0 लेंगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी 2l+1 से, ये हो जाएगा साइन डेल्टा 0 e टू पावर आयोटा डेल्टा 0। यहाँ से देखिए इसको p0 जब लिखेंगे p0 कोस थीटा, आपको ये लीजेंड्रे पोलिनोमियल है और पता होगा लीजेंड्रे पोलिनोमियल में जब ये यहाँ पे 0 आ जाता है तो इसकी वैल्यू हमेशा ही 1 आती है, इसकी वैल्यू हमेशा ही 1 आती है, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। तो बस ये आ गया आपके पास एफ थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/k साइन डेल्टा 0 e टू पावर आयोटा डेल्टा 0। अब आपको डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कैसे निकालते हो, डी सिग्मा बाई डी ओमेगा, ये होता है एफ थीटा इसके मोड का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका मोड करेंगे पूरे का, तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए 1/k का तो 1/k स्क्वायर हो जाएगा, मोड के बाहर निकल जाएगा, साइन स्क्वायर डेल्टा 0 ये भी मोड के बाहर आ जाएगा। लेकिन जब e टू पावर आयोटा डेल्टा 0 करेगा इसके मोड का स्क्वायर करोगे तो बताइए इसका क्या होगा, e टू पावर आयोटा अगर हो e टू पावर आयोटा समथिंग हो उसका मोड हमेशा ही 1 आता है, ये आपको पता होगा। इसको आप जब ओपन करेंगे कोस और साइन के टर्म आएंगे, फिर जब इसका मोड करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बनेगा और उसकी वैल्यू 1 आती है, तो ये 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास ये वाला, तो ये हो गया आंसर। तो एक लास्ट क्वेश्चन अब इसका सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, तो इसको इम्पोर्टेंट मैं लगा रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको ध्यान से समझेंगे। इसमें क्या बोला जा रहा है, दो नॉन इंटरेक्टिंग स्पिन हाफ पार्टिकल, यानी दो जो स्पिन हाफ पार्टिकल्स है वो आपको दे रखे हैं और उनको 3D SHO के सिस्टम में आपको रखना है। तो आपको फाइंड क्या करनी है, डीजेनरेसी फाइंड करनी है, जो दो लोवेस्ट स्टेट्स बनेगी आपकी, लोवेस्ट मतलब एक तो ग्राउंड स्टेट की और एक फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, तो ये डीजेनरेसी आपको फाइंड करनी है। कहने का मतलब है आपको जब ग्राउंड स्टेट आप इन पार्टिकल से बनाओगे तो पॉसिबल कितने अरेंजमेंट से बना सकते हो वो निकालने हैं आपको अरेंजमेंट, और जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बनाओगे आप तो ये पार्टिकल से फर्स्ट एक्साइटेड बनाने के लिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बनाने के लिए कितने अरेंजमेंट आप अलग अलग कर सकते हो सेम एनर्जी के लिए, तो वो आपको निकालने हैं। तो चलिए सबसे पहले आराम से समझते हैं फर्स्ट ग्राउंड स्टेट। तो आप अगर देखोगे जो हार्मोनिक 3D हार्मोनिक ऑक्सीलेटर होता है उसकी जो अलग अलग स्टेट्स हैं उसकी अलग अलग डीजेनरेसी होती है कि कोई भी पार्टिकल के लिए कितनी अलग अलग लेवल्स प्रेजेंट है। अगर आप देखें n बराबर यहाँ पे जैसे लेवल देखेंगे आप 3D उसके लिए n=0 लेवल, n=1 लेवल, n=2 लेवल, ये बहुत सारे लेवल्स होते हैं और इनकी अपनी अपनी स्पेटियल डीजेनरेसी होती है। तो डीजेनरेसी कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता होगा, n+2 और डिवाइड बाई 2 ऐसे तो निकालते हैं 3D SHO के लिए, 3D SHO के लिए ये फॉर्मूला। अब अगर n=0 स्टेट में देखूँ तो डीजेनरेसी 1 आती है और n=1 इस वाली स्टेट में देखूँ तो डीजेनरेसी 3 आती है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए, पहले तो हमें ये दो ही स्टेट यूज़ करनी पड़ेगी, यहाँ पे तीसरी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी हमें लास्ट निकालनी है तो उससे निकल जाएगी। तो ये जो n=1 स्टेट है इसमें ये 3 अलग अलग ऑर्बिट्स प्रेजेंट होंगे एक ही स्टेट के अंदर, ये डीजेनरेसी इसकी स्पेटियल डीजेनरेसी, स्पेस में इसकी 3 टाइप ऑफ स्टेट्स पॉसिबल है। अब देखिए इसको करते हैं।
अब इसमें करना क्या है आपको, वो देखिए ये आपको पता चल गया। अब देखिए इसको क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। ग्राउंड स्टेट जब आपको निकालनी है, टू पार्टिकल्स आपको फिल करने हैं, टू पार्टिकल्स, और दोनों ही क्या है, फर्मियोन्स है। क्या है, स्पिन हाफ पार्टिकल्स है यानी फर्मियोन्स है। और फर्मियंस को भरने के लिए आपको पता है सारे क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं हो सकते, ठीक है, तो कोई ना कोई क्वांटम नंबर आपको डिफरेंट रखना पड़ेगा। तो ग्राउंड स्टेट कब बनेगी, जब दोनों पार्टिकल इस लोअर लेवल में भरोगे तभी तो बनेगी ग्राउंड स्टेट। लोएस्ट एनर्जी पॉसिबल क्या है, जब दोनों ही पार्टिकल यहाँ पे भर दोगे। तो कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है। अब स्पेस स्पेटियल डिजनेसिस देखोगे तो स्पेस में तो एक ही लेवल है इसका, लेकिन स्पिन से कितने अरेंजमेंट बना सकते हो आप, स्पिन से आप एक ये वाला बना सकते हो अरेंजमेंट। दूसरा अरेंजमेंट पॉसिबल ये है, लेकिन ये जो है फर्मी रूल से, जो आपके फर्मियोन्स के लिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये वाला अरेंजमेंट आप बनाओगे तो सारे क्वांटम नंबर सेम हो गए, क्योंकि सेम स्पेस में है, सेम स्पेटियल स्टेट में है, और इनकी आपने स्पिन स्टेट भी सेम कर दी, तो फिर कैसे पॉसिबल है ये अरेंजमेंट, ये नहीं हो सकता पॉसिबल। तो इसके लिए ग्राउंड स्टेट में सिर्फ एक ही पॉसिबल अरेंजमेंट है, इसकी ग्राउंड स्टेट ये बनेगी, n बराबर 0 में दोनों भरेंगे तब, और एकमात्र पॉसिबल अरेंजमेंट है, दोनों को अपोजिट स्पिन में भर देंगे। तो ग्राउंड स्टेट की जो डिजनरेसी होगी इसकी वो कितनी आएगी, 1 आएगी। अब बात करते हैं जब इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बनाएंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो पहले तो ये बताइए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बनेगी कैसे, दो पार्टिकल से इसकी। एक पार्टिकल आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा n बराबर 0 लेवल में, और एक पार्टिकल ऊपर वाले लेवल में ले जाइए कहीं भी, क्योंकि सारों की एनर्जी सेम है तो कहीं पे भी है। इसके पास 3 पॉसिबल अरेंजमेंट है यहाँ पे जाने के लिए स्पेस में। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऐसे बनेगी, एक पार्टिकल n बराबर 0 में, एक पार्टिकल n बराबर 1 में। तो अब जो एनर्जी बनेगी वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बनेगी। अब इसमें पॉसिबल अरेंजमेंट है, वही इसकी डिजनरेसी होगी। तो पॉसिबल अरेंजमेंट कैसे निकालेंगे, एक पार्टिकल मैंने यहाँ भर दिया, एक पार्टिकल यहाँ भर दिया, एक तो ये तो फिक्स है, ये तो यहीं पे रहेगा, दूसरा यहाँ पे जा सकता है, या यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, तीनों केस में एनर्जी सेम रहेगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट रहेगी। तो अब अरेंजमेंट निकालते हैं। मान लीजिए मैंने जो पहले जो है ना वो पार्टिकल, नीचे वाला पार्टिकल को इस स्पिन स्टेट में भरा है, तो इस वाली स्टेट के अंदर मैं कैसे भर सकता हूँ, एक तो मेरे पास पॉसिबिलिटी ये है, तो पहला अरेंजमेंट ये बन गया, या फिर इसको मैं ऐसे भी भर सकता हूँ डाउन स्पिन के साथ, तो भी ये भी पॉसिबल अरेंजमेंट है। क्योंकि अब अगर मैं इसको सेम स्पिन भी रखूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों की स्पेटियल स्टेट है वो अलग अलग है, तो टोटल वेव फंक्शन इनका एंटीसिमेट्रिक ही रहेगा, यानी कि सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे, क्योंकि स्पेटियल n बराबर 0 में है, n बराबर 1 में है, तो ऑलरेडी एक क्वांटम नंबर डिफरेंट है, तो अब स्पिन को आप सेम कर सकते हैं, वो अरेंजमेंट भी पॉसिबल होंगे। तो एक ये वाला भी पॉसिबल अरेंजमेंट हुआ, यानी कि कहने का मतलब है एक ये हुआ, एक इसको ऐसे भर सकते हो। दूसरा पॉसिबल तरीका, ये तरीके बता रहे हैं, वो भी तरीका हो सकता है कहाँ, नीचे वाले को डाउन स्पिन में भरो, फिर ऊपर वाले को दोनों को ऐसे कर दो, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने, 4। तो 4 ये बन गए। अब एक तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। अब सिमिलरली इसको एक तो यहाँ पे भरना है पार्टिकल को, अब दूसरा पार्टिकल इस स्पेटियल स्टेट में भर दीजिए, तो सिमिलरली 4 यहाँ पे भी 4 अरेंजमेंट बनेंगे, क्योंकि इसको ऐसे भरोगे तो एक इसको ऐसे भर सकते हो या फिर ऐसे भर सकते हो। इसको जब डाउन स्पिन के साथ भरोगे तो ऊपर वाले में एक पार्टिकल ऐसे भरोगे तो ये अरेंजमेंट, ऐसे बनोगे तो भी एक अरेंजमेंट बनेगा, तो 4 और अरेंजमेंट बन गई। और क्या तरीका है आपके पास, एक पार्टिकल तो यहाँ है, तीसरा पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल इस स्टेट में भरो अब आप, तो ऐसे इसमें भी 4 तरीके बनेंगे। स्पिन स्टेट को अलग अलग 4 तरीकों से आप रख सकते हो, क्योंकि अब स्पिन पे कोई बाध्यता नहीं है, अगर दोनों में सेम स्पिन से भी रख दोगे तो भी अरेंजमेंट सही है वो रूल से। तो इसमें भी एक बार इसको ऐसे रखेंगे तो एक बार इसको ऐसे रख दो और एक बार ऐसे रख दो, फिर इसको इंटरचेंज करके डाउन स्पिन में रखोगे तो एक बार ऐसे रख दो ऊपर वाले पार्टिकल को, एक बार ऐसे, तो 4 तरीके से बना सकते हो आप। समझ में आ गया, यानी कि ये 2 स्टेट थी, ये n बराबर 1 वाली, n बराबर 1 की ये पहली, दूसरी, तीसरी। मैंने पहले नीचे वाला जो स्पिन, नीचे वाले स्टेट में जो पार्टिकल वो उसको इस स्पिन में रखा, तो ये उसको ऊपर वाले जो पार्टिकल को मैंने भी इस सेम स्पिन में रख दिया, तो पॉसिबल अरेंजमेंट है। फिर मैंने दूसरा अरेंजमेंट चेक किया, दूसरा अरेंजमेंट क्या बन सकता है, नीचे वाले पार्टिकल को फिर इसी स्पिन में रखा और ऊपर वाले पार्टिकल को डाउन स्पिन कर दिया, तो एनर्जी तो अभी भी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वाली है, लेकिन अरेंजमेंट अलग बन गया, तो ये भी एक पॉसिबल अरेंजमेंट है। ये सभी रूल्स को फॉलो करता हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और क्या बन सकता है, तीसरा अरेंजमेंट, इसको मैंने डाउन कर दिया और इसको मैंने अप कर दिया, तो भी एक तीसरा पॉसिबल अरेंजमेंट बना, यह भी पॉसिबल है। और चौथा, इसको मैंने डाउन रखा, इसको अप रखा, तो इस टाइप से 4 पॉसिबल अरेंजमेंट बने। फिर सिमिलरली इस पार्टिकल को यहाँ रख के इस ऊपर वाले पार्टिकल को दूसरी, इस वाली इसको अलग 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 5x 5y 5z हो गए, तीनों n बराबर 1 के कोरस्पॉन्डिंग है, तो 5y में जब रखेंगे पार्टिकल को तो भी 4 पॉसिबल अरेंजमेंट, और 5z में जब लेके जाएंगे इसको यहाँ पे रखते हुए तो भी 4 पॉसिबल अरेंजमेंट रहेगी। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी सेम रहेगी, तो 4 + 4 + 4 कितनी हो गई, 12, यानी कि इसकी डेंसिटी कितनी हो सकती है, 12। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये समझने वाला था, पूरा समझ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। तो ये 2023 के जो सॉल्यूशन डाउट वाले जो क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए। अब जिसको कोई और भी क्वेश्चन डाउट है वो ग्रुप में शेयर कर ले।
ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का कमेंट बॉक्स में। तो अब आप अपनी तैयारी आप देखें, क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहे हैं आपको, इसीलिए मैंने बोला है कि असिस्टेंट प्रोफेसर वाले क्वेश्चन करने जरूरी है। एक तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, इजी क्वेश्चन तो आपके नोट्स में वगैरह और भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन ये अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई बुक वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है। ये क्वेश्चन कर लोगे तो हर टाइप का क्वेश्चन आपका कवर हो रहा है, इनको अच्छे से समझ लोगे तो कोई और चीज़ करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।